जय हिंद। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी फील्ड में, कुछ कमाल करने लगे होंगे केमिस्ट्री में। मुझे यानी सौरभ शर्मा को सुन रहे हैं आप। 2020 एनडीए का जो पेपर रहा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट साथ में ही हुए थे 2020 में। अदरवाइज आपके फर्स्ट और सेकंड दो पेपर होते हैं। तो 2020 के जो पेपर्स थे फर्स्ट और सेकंड जो साथ में हुए, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में हम देखने वाले हैं पेपर एनालिसिस कैसा था, कि क्वेश्चंस कहाँ से आए, टोटल क्वेश्चंस कितने थे। हम सिर्फ केमिस्ट्री पार्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 के हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज, एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। दरअसल होता क्या है, केमिस्ट्री को आप लोग, फिजिक्स को आप लोग 11th-12th में पढ़ के आए, तो आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स इतनी सारी आपने जो पढ़ी है वो यूज़ करने का टाइम है अब। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बोनस क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री को आप प्लीज़ स्किप करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, सर केमिस्ट्री ऊपर से जा रही है, हम छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, केमिस्ट्री नहीं छोड़ेंगे, हम हैं साथ में। देखते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है, प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस के साथ। पेपर एनालिसिस 2020 में जो पेपर हुआ, उसमें टोटल क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अराउंड 14 रहे, जो कि बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। लगभग लगभग हर साल 14 से 16 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। कभी अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कम होंगे तो फिजिक्स के बढ़ा दिए जाएंगे, फिजिक्स के कम होंगे तो केमिस्ट्री के बढ़ा दिए जाएंगे। ओवरऑल लगभग लगभग 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चंस आए, लेकिन अब इस चीज़ की आपको आदत डालनी पड़ेगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग और रेडियो एक्टिविटी, इसके क्वेश्चंस आपके धीरे धीरे अब इंक्रीज होंगे। इसको आप मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट मानते हैं। तो ये चीज़ें आपको अब धीरे 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 ग्रो करने को देखने को मिलेगी। हर पेपर में इनके क्वेश्चंस अब ज़्यादा होंगे। केमिकल स्ट्रक्चर से टोटल 3 क्वेश्चंस थे, हम तीनों क्वेश्चंस देखेंगे। इस बार हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। एसिड बेस और सॉल्ट, इससे भी 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन इजी थे, विनेगर में कौन सा एसिड है और ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बट स्टिल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसके अंदर आपने सीमेंट पढ़ी है, जिसके अंदर आपने फर्टिलाइजर्स पढ़े हैं, जिसके अंदर आपने सॉल्ट पढ़े हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इससे भी बहुत खूबसूरत से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन एंड ऑप्शंस। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस पूछे थे। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस इजी थे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होंगे। दरअसल ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, ये इंटर रिलेटेड है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के बिना इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे तो फायदा ही नहीं है। और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, किसी कंपाउंड में बॉन्ड पूछते हैं, तो आपको कंपाउंड भी आना चाहिए प्लस में बॉन्डिंग भी आनी चाहिए। तो इसके इंटर रिलेटेड, मतलब आप कह सकते हैं ये एक ही टॉपिक था जिससे 5 क्वेश्चंस आ गए, इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे वॉशिंग सोडा में कितने बॉन्ड्स होंगे, अब वॉशिंग सोडा यहाँ है, बॉन्डिंग यहाँ है, इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस का चलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से सीधा सीधा एक क्वेश्चन था, अभी देखेंगे वो क्वेश्चन कैसा था। इन क्वेश्चंस को आप बोनस क्वेश्चन मान सकते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा जो सब करेंगे, ठीक है ना, तो वो तो आपका बोनस है। आप गलत करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे, क्योंकि लगभग लगभग ये क्वेश्चन सब सही करने वाले हैं, ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सीधा सीधा एक क्वेश्चन था, ये भी बोनस क्वेश्चन में आ गया। हाँ, रेडियो एक्टिविटी से अच्छा क्वेश्चन था। रेडियो एक्टिविटी से जो क्वेश्चन बना, वैसे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। अगर सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होंगे इस साल, तो आप शायद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। चलिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 जो आया 2020 के पेपर में, वो था द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल इज। एन शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 ऑप्शंस थे, 2, 8, 18 या 32। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे पता लगाएंगे? सामने देखो, कोई एटम है, उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होंगे या शेल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब ये जो ऑर्बिट और शेल होते हैं, इनको नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं के, ये हो गया 1। यहाँ पे जो ऑर्बिट है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो के शेल जो है वो ऑर्बिट बोलो, शेल बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, एनर्जी शेल बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये जो शेल है, ये पहली के शेल होती है, इसलिए के को पहला 1, एन की वैल्यू 1 दी जाती है। एन की वैल्यू 2 के लिए आ जाएगा के बाद में एल। इसके बाद में एम जो शेल होगी उसके लिए एन की वैल्यू हो जाएगी 3।
उसके बाद में n जो शेल होगी उसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। लाइक n यहाँ पे शेल है, ये शेल है, ठीक है ना, ये शेल का नेम है और ये उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। ये जो होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1 2 3 4। तो अब पूछा क्या है, पूछा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी शेल में फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। क्या है? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर में n की वैल्यू क्या रखोगे, पूछा है आपसे n शेल, n शेल में वैल्यू रखनी है आपको 4, तो रखो 2 इंटू 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 2 16 को मल्टीप्लाई करो 32। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये था, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी। ऑप्शंस हैं जेम्स चैडविक, की ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन ए है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन और जॉन डेल्टन। स्टार्ट करते हैं। जॉन डेल्टन ने जो है वो डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी नहीं की थी, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी जॉन डेल्टन ने दी थी, जिसको आप डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस पर क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। जे थॉमसन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, आपसे न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। रदरफोर्ड ने आपको एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस के बारे में बताया था, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था। ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे। भाई 3 चीजें होती है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी आपने देख ली, चैडविक ने की है। अब रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेंगे, या तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पूछी जा सकती है या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पूछी जा सकती है। प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था एक बहुत ही अच्छे इंसान, ई गोल्डस्टिन, वेरी नियर एंड डियर फ्रेंड ऑफ माइन, लगभग तो हम साथ में पढ़ते थे। तो ई गोल्डस्टिन ने आपको प्रोटॉन्स डिस्कवर करके दिए। और सर जे थॉमसन जो है इन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की। जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की, इन्होंने कैथोड रेज की भी डिस्कवरी की थी, साथ ही में इलेक्ट्रॉन सेम ही तो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के चलें। 2020 में क्वेश्चन आए, वापस 22 में आने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ। एटॉमिक मास जो होता है वो किसका सम है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है। तो देखो मास जो है ना एटम का, वो सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करता है, और 2 पे नहीं, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के मास को आप एटॉमिक मास मानते हो। क्योंकि आसपास जो है, देखो मैं आपको एक सीधी सी कहानी सुनाऊं, अगर आपने एक बैग के अंदर 10 किलो आलू लिए हैं और 2 ग्राम धनिया लिया है, और अगर आपसे कोई पूछे कि थैले में कितना वजन है, तो आप 10 किलो बोलेंगे, जबकि वो आंसर सही नहीं है। आंसर सही है कि 10 किलो 2 ग्राम टोटल वजन तो ये है ना। लेकिन जब आप एक बहुत बड़ी वैल्यू के साथ में एक बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं, तो आप राउंड ऑफ करना पसंद करते हैं, आप अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10,000 का फर्क है। कहाँ 2 ग्राम, कहाँ 10,000 ग्राम, 10 किलो मतलब 10,000 ग्राम। आपको पता है न्यूक्लियस के मास में और इलेक्ट्रॉन के मास में भी 10,000 ग्राम का फर्क होता है, यानी 10 किलोग्राम का फर्क होता है। तो वहां पे भी 10 की पावर 4 ग्राम्स को, 10,000 ग्राम्स को हम अप्रॉक्सीमेशन से हटा सकते हैं।
तो एटॉमिक मास और सिर्फ न्यूक्लियस के मास के इक्वल होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास ही आपका सही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ही आप क्या कहते हैं, आप किसी भी एलिमेंट का मास कहते हैं। इसको आप मास नंबर भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे लिख के आए मास नंबर, क्या लिख के आए, मास नंबर, तो मास नंबर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने को ही आप कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन के मास को आप क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर कह सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, खत्म करते हैं इसको। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये। एग्जांपल देखो, सपोज एक बार के लिए मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका मास नंबर 12 है। कैसे भाई, उसमें प्रोटॉन्स 6 है, प्लस में इसमें न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6, दोनों को ऐड करो 12, तो इसका मास नंबर दैट इज ए कितना बन गया, 12। तो याद रखना मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिस से भी 3 क्वेश्चंस आए थे, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था विनेगर इज ऑल्सो नोन एज, विनेगर सिरका जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसमें उसको आप क्या कह सकते हैं, इथेनोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इमली में प्रेजेंट होता है, विनेगर में नहीं, तो ये आंसर गलत है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रेजेंट नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। नाइट्रिक एसिड के साथ भी यही है, खाद्य पदार्थ में वो नहीं हो सकता, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। तो आपका सही ऑप्शन है इथेनोइक एसिड। सही ऑप्शन क्या है, इथेनोइक एसिड। अब इसके बारे में समझो, विनेगर जो है इसके अंदर इथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और इथेनोइक एसिड के दूसरे नेम क्या आ सकते हैं, इथेनोइक एसिड को एसिटिक, एसिटिक एसिड क्या बोल सकते हो आप, एसिटिक एसिड भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। एसिड का मतलब 2 होता है, इथ का मतलब भी 2 होता है, एसिटिक एसिड। इसके अलावा इसका फॉर्मूला याद कर लो, CH3COOH, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। प्लस में आपको पहले मैं क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करवाऊंगा, उसके बाद में एक वीडियो सेशन हम बनाएंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड सारे पढ़ लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपाउंड से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आना सामान्य बात है, नॉर्मल चीज़ है। तो हम लोग पहले ये पेपर डिस्कस करेंगे, है ना, और उसके बाद में मैं एक सेशन अलग से डिज़ाइन कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, और उसके अंदर हम सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको एसिड्स भी करवा दूंगा, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एसिड बेसिस से जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम करेगा, सिर्फ रीड करने में, सॉल्व करने में ईजी है। इंडिकेटर से रिलेटेड क्वेश्चन, Which one of the following is the correct sequence of changes in colors when a turmeric, हल्दी इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। टर्मरिक स्टेन, स्टेन का मतलब होता है दाग, ऑन वाइट क्लोथ इज स्क्रब्ड बाय सोप, सोप जो होता है वो बेसिक होता है, ये चीज याद रखेंगे आप, सोप कैसा होता है, बेसिक, एंड देन वॉश्ड विथ वाटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कलर चेंज, भाई इंडिकेटर है टर्मरिक तो कलर चेंज करेगा, कौन कौन सा सीक्वेंस होगा, पहले कौन सा कलर, बाद में कौन सा कलर, बाद में कौन सा कलर, कब, सबसे पहले जब आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दाग लगाया हल्दी का, वो कैसा कलर होगा, उसके बाद में जब आप उस पर साबुन लगाएंगे तो कैसा कलर होगा, एंड देन जब आप लास्ट में पानी से धोएंगे तो वापस कैसा कलर होगा। ये 3 सीक्वेंस आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, येलो पिंक ब्लू, येलो रेडिश ब्राउन येलो, येलो रेडिश ब्राउन ब्लू या येलो ब्लू पिंक, 4 ऑप्शंस आपके पास में। टर्मरिक की बात करते हैं, टर्मरिक की चर्चा करते हैं। टर्मरिक जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। एसिड्स की अगर बात करें तो टर्मरिक का वैसे नॉर्मल कलर येलो होता है, आप लोगों को पता होगा, एसिड्स में इसका कलर येलो ही रहता है, एसिड में इसका कलर क्या रहता है, येलो, और बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है, बेस में इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, जितने भी बेसिस है उसमें इनका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। अब ध्यान से सुनना, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो सोच के देखो, पहले उसका कलर येलो होगा, 4 ऑप्शन में पहला येलो ही दिया है, जब आप उस पर साबुन यानी बेस लगाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि वो पिंक कर रहा है और ये ब्लू कर रहा है, सोप लगाने पे तो रेडिश ब्राउन होना चाहिए, डन। अब लास्ट में होता क्या है, जब आप उसको पानी से धोते हैं ना, तो ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, आपको लगता है पानी न्यूट्रल होता है, अरे न्यूट्रल तो डिस्टिल्ड प्योर वाटर होता है, अपने पास प्योर वाटर थोड़ी है।
या तो आप लोग ड्रिंक करते हैं तो रेन वाटर हमारे पास में होता है, या ग्राउंड वाटर हमारे पास में होता है, या फिर आप जब कपड़े धो रहे हैं तो टैप वाटर आपके पास में है। इन सब का पीएच लेस देन 7 होता है। इन सब का पीएच क्या होता है? इन सब का पीएच होता है लेस देन 7। मतलब ये एक स्लाइटली एसिडिक वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं कपड़े धोने के लिए एटलीस्ट। तो जब स्लाइटली एसिडिक वाटर है तो एसिड में तो टर्मरिक वापस कैसा हो जाता है? येलो। तो जब आप उसको पानी से धोते रहेंगे तो वापस कैसा हो जाएगा? वापस हो जाएगा येलो। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि वो वापस येलो होने की जगह ब्लू हो रहा है। तो ऑप्शन येलो, रेडिश ब्राउन येलो, ये वाला करेक्ट है। कंसेप्ट आपने ये वाला लगाना है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए। इंडिकेटर्स के ऊपर भी 2020 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 एसिड्स और बेस से जो आया वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड? इनमें से कौन सा मिनरल एसिड सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, ऑप्शन पहला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, क्या दूसरा है? नाइट्रिक एसिड HNO3 एक ऑप्शन है, और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाज द वन जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। H2SO4 वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड। और इसी के साथ लगभग लगभग 3 इजी क्वेश्चंस एसिड बेस से पूछे गए। इंडिकेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बेस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था, बट स्टिल इंडिकेटर्स में वो सब कवर होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा या जिप्सम आर। कितने होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट में, सोडियम कार्बोनेट में और जिप्सम में? ऑप्शन है 5, 10, 2, 10, 2, 5, 5, 2, 10 एंड 2, 5, 10 रेस्पेक्टिवली। देखते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो CuSO4 होता है, और इसमें 5H2O। ये जो वाटर जो प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स, इनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और ये कॉपर सल्फेट में 5 है। सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा होता है, इसमें 10H2O प्रेजेंट होता है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जिप्सम, जिससे कि POP बनता है, जिप्सम के अंदर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये CuSO4 है, ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, डॉट 2H2O। इसमें कितने H2O होते हैं? 2। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए 5, 10 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होना चाहिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लर्न करने हैं। इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है आपका POP में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, उसमें होता है हाफ CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। जैसे पोटाश एलम, पोटाश एलम, पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है? पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। पोटाश एलम में 24H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाल फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड DDT इज करेक्ट? अब ये बाद में ऑप्शंस पढ़ेंगे, पहले क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर किसको बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और DDT किसको बोलते हैं? DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल, कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, देखो ये हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो CCl3 और इथेन। इस कंपाउंड को आप बोलते हैं DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है।
अब सोच के देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कि ये इनऑर्गेनिक है पर ये तो ऑर्गेनिक है, तो गलत। दोनों ही ऑर्गेनिक है कि नहीं? डीडीटी ऑर्गेनिक है पर ब्लीचिंग पाउडर ऑर्गेनिक नहीं है। बोथ कंटेन्स क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, हाँ ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी और देख लेते हैं। बोथ कंटेन्स कैल्शियम, ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम नहीं है, तो नहीं, ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसके लिए आपको इनका स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 3, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेसिकेंट। शब्दों का चयन कुछ इस प्रकार से किया गया है इस प्रश्न निर्माण के अंदर कि प्रश्न टिपिकल दिखने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट फिर भी उसका वर्ड सिलेक्शन, उसका वर्ड फॉर्मेशन, उस क्वेश्चन को फ्रेम कुछ इस तरीके से किया गया है कि हार्ड लग रहा है। डेसिकेंट का मीनिंग क्या होता है? आपने देखा है कभी भी आप नए जूते लेके आते हैं उनके अंदर एक वाइट कलर का पाउच डाला होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, आपको निकाल के फेंक देना होता है। अगली बार जब आप वो लेके आए उसको पढ़िएगा, उसके ऊपर लिखा होता है डेसिकेंट। उसके ऊपर क्या लिखा होता है? डेसिकेंट। और डेसिकेंट का मतलब क्या होता है? डेसिकेंट का मतलब होता है हर वो चीज जो हाइग्रोस्कोपिक हो। क्या हो? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, जो वाटर को क्या कर ले? वाटर को कर ले एब्जॉर्ब। और वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या, कौन सी स्टेट मेंटेन करे? मेंटेन्स द स्टेट ऑफ ड्राइनेस। मेंटेन्स द स्टेट ऑफ ड्राइनेस। ड्राइनेस को मेंटेन करने के लिए वाटर एब्जॉर्ब करना जरूरी है, और वाटर एब्जॉर्ब जो करता है उसको हम बोलते हैं डेसिकेंट या हाइग्रोस्कोपिक नेचर। और हाइग्रोस्कोपिक नेचर बेस्ट होता है वो जो पुड़िया आपको जूते के डब्बे में मिलेगी, शूज में मिलेगी, उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल इज वन ऑफ द बेस्ट नोन डेसिकेंट, ये आपको याद रखना है। अब सोच के देखिए, अगर कोई दुनिया में सबसे जाना ही सिर्फ एक ही काम के बारे में जा रहा है तो उस पर तो क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो ये क्वेश्चंस आपके हुए सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, आप लिख लीजिए। हम आगे चलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस जो आए थे वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स, आपसे कोवेलेंट बॉन्ड के नंबर्स पूछे गए हैं, आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो क्लोरोप्रोपेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसके कंपाउंड्स, उस कंपाउंड के कोवेलेंट कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। 3 कार्बन है, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। देखो ये एक वैलेंसी कंप्लीट कर चुका है तो इसकी वैलेंसी कितनी रिमेनिंग है? 3। इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है तो इसकी रिमेनिंग वैलेंसीज कितनी हो गई? 2। और इसकी 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो रिमेनिंग वैलेंसीज कितनी हो गई? 3। अब यहां पे 7 तो हाइड्रोजन है, 1 Cl है, 7 हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन हो गए और 1 Cl है, ये 1 Cl, सारी वैलेंसीज भी कंप्लीट हो गई। अब काउंट करो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। जो जो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाए उस पर टिक लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं? 10। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ इस तरीके से आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग और आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दोनों से रिलेटेड है। वैसे केमिकल बॉन्डिंग से इसका कोई खास रिलेशन नहीं, बट स्टिल एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। चॉक और मार्बल किसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होगा, वैलेंसी 2 है ना, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COO होल 2।
Ca कैल्शियम एसीटेट, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। तो चौक और मार्बल डिफरेंट फॉर्म्स किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के हैं, CaCO3 के हैं। ये CaCO3 देखते ही आपको समझ जाना है, जितने भी नेचुरल जो शेल्स होती हैं, चाहे वो एग की शेल हो या फिर चौक हो, मार्बल हो, वो लगभग लगभग कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे हम करते हैं खत्म, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से एक क्वेश्चन आने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। हेनरी मोजले करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने हमको एक बहुत अच्छी चीज बताई। उन्होंने कहा, अगर मान लो कोई एलिमेंट है, आपको उसका नेम नहीं पता, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सपोज 17 है। एटॉमिक नंबर कितना है? सपोज 17। तो आप एटॉमिक नंबर से क्या निकाल सकते हैं? ध्यान से सुनना। अगर एटॉमिक नंबर आपको 17 गिवन है, तो पक्का उसमें प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 17। पक्का उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 17। अगर इलेक्ट्रॉन 17 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,7। मतलब पक्का उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो गए 7। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वो पक्का एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसकी वैलेंसी पता चल गई क्या? वैलेंसी हो गई उसकी -1। नेगेटिव वैलेंसी इसका मतलब वो क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन के साथ में वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? HX। सोडियम के साथ में बॉन्ड कैसे बनाएगा? HX। मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा? MgX2। एल्यूमिनियम के साथ में बॉन्ड कैसे बनाएगा? AlX3। सोच के देखो, आपको अभी तक उसका नेम नहीं पता, लेकिन एटॉमिक नंबर सुन के आपने उसकी कुंडली निकाल दी। भाई, आपको अभी तक उसका नेम नहीं पता, बट स्टिल आपने सिर्फ एटॉमिक नंबर से उसकी पूरी कुंडली निकाल के रख दी है क्या? बिल्कुल रख दी है। लेकिन सोचो, अगर ये सी जगह मैं आपको उसका एटॉमिक मास दे दूं 35, तो आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा इतना बता दोगे कि हाँ 35 भारी तो है। इससे ज्यादा क्या कर दोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है? एटॉमिक नंबर होती है। ये हमको किसने बताया था? हेनरी मोजले ने बताया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। ऑप्शन बी करेक्ट है। कलर, एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट, ये तो बस ऑप्शंस बनाने के लिए लिखे गए हैं। अदरवाइज करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बन कंपाउंड से नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमको चेक करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बिल्कुल, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हमने अब तक पढ़े हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन। तो फुलरीन एक फुटबॉल के आकार का स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, ऐसा होता नहीं है। आगे के स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, हमारा आंसर बी होना चाहिए। COD को भी पढ़ लेते हैं, जल्दबाजी करने में कोई मज़ा नहीं आएगा आपको, कोई फायदा नहीं है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल, ग्रेफाइट में जो है रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन क्रिएट होती है, और हाँ, वो कंडक्टर बन सकता है एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, बिल्कुल, ट्राइगॉन बनता है, कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के अंदर रिपीट होता है। तो हाँ, एक कार्बन अदर 3 से अटैच्ड है, मतलब ठीक है, आपका ऑप्शन ए, सी और डी तो सही है। आपको इनकरेक्ट पूछा था, विच इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि एक्चुअल में ये इनकरेक्ट है ना। तो इनकरेक्ट ही तो पूछा था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे 2020 के पेपर का, वो रिलेटेड होगा रेडियो एक्टिविटी से। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी से जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा आइसोटोप का यूज करते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट में? सारे आइसोटोप्स आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। आयोडीन का जो आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, वो होता है आयोडीन 123 मास, और इसको हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड, थायराइड ट्रीटमेंट के लिए आप इसको यूज करते हैं। सोडियम का जो आइसोटोप यूज आता है रेडियो एक्टिविटी में, वो होता है सोडियम 14।
और सोडियम का क्या यूज होता है? सोडियम का यूज होता है टू मेजर द ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो को इन द बॉडी में ब्लड के फ्लो को मेजर करने के लिए सोडियम का 14th आइसोटोप यूज में आता है। यूरेनियम का 235 मास वाला आइसोटोप यूज में आता है। और किस लिए यूज में आता है? एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर। ये एज अ फ्यूल काम में आता है फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए फ्यूल की तरह काम में आता है। और कोबाल्ट जो है ये काम में आता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आपसे पूछा क्या गया था, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आइसोटोप काम में आता है? कोबाल्ट का आइसोटोप काम में आता है। अब जरूरी नहीं है अगर आपसे कोबाल्ट का पूछ लिया तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, रिपीट होंगे। कैसे रिपीट होंगे? इस बार 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा कि मेजर ब्लड के फ्लो को मेजर करने के लिए कौन सा आइसोटोप काम में आता है, या फिर यूरेनियम के लिए पूछ लेगा, या फिर थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का पूछ लेगा। सेम ऑप्शन पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर से थे, 2020 से रिलेटेड थे। आपने पूरे 14 क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग 2019 के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको बहुत जल्द डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल में मिल जाएगा। काइंडली सपोर्ट दिस चैनल। आप ही लोगों के लिए ये चैनल बना है, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। और काइंडली सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।